की बाईसरन घाटी 22 अप्रैल 2025 का वो काला दिन जहां आतंक ने इंसानियत को लहूलुहान कर दिया। लेकिन इसी खौफनाक मंजर के बीच एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। अनंतनाग के एक आम पोनी हैंडलर आदिल हुसैन शाह, जिन्होंने गोलियों की बौछार के बीच भी सैलानियों को बचाने का साहस दिखाया, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जिंदगी को प्राथमिकता दी और अपनी जान को दांव पर लगा दिया। अब हम आपको सुनाएंगे आदिल हुसैन शाह की वही कहानी जो बताती है कि कश्मीर की सरजमी पर इंसानियत अब भी जिंदा है और हर मुश्किल घड़ी में कुछ लोग हीरो बनकर सामने आते हैं। तो आदिल की बहुत सारे यादें आ रही हैं, उसकी आवाज़ें गूंज रही हैं। याद आती है आदिल भैया की। ये कहानी है जज्बे की, ये कहानी है हौसले की, ये कहानी है सबसे बड़े बलिदान की। ये कहानी उस इंसान की है जिसने खौफ के साए में भी इंसानियत का दामन नहीं छोड़ा। जब चारों तरफ गोलियों की आवाज थी, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, उस वक्त उसने दूसरों को बचाने का फैसला किया। हर कदम पर मौत का खतरा था, लेकिन उसके इरादे उससे भी मजबूत। उसने घायल लोगों को सहारा दिया, उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाया और उम्मीद की लौ जलाए रखी। यह सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये वो जज्बा था जो इंसान को इंसान बनाता है। और जब वक्त आया तो उसने अपनी जान देकर भी उस जज्बे को जिंदा रखा, ताकि दुनिया याद रखे, हौसला कभी हारता नहीं। बड़ा बेटा वही था, वही सब घर का काम चलाने वाला था, घर चलाने वाला वही था, तो उसकी बहुत याद आ रही है। 23 साल का आदिल हुसैन शाह एक कश्मीरी पौनी हैंडलर जो सैलानियों को वादियों की सैर कराता था, वही उसके घर की आजीविका थी, उसी से उसके परिवार की दुनिया चलती थी। बूढ़े माता पिता की जिम्मेदारी, घर की जरूरतें और बेहतर कल के सपने, सब कुछ उसी के कंधों पर था। हर दिन की मेहनत उसके परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाती थी। लेकिन 22 अप्रैल 2025 का वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। जिस घाटी में वो लोगों को खुशियां दिखाने ले जाता था, उसी घाटी में उसने दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। आदिल सिर्फ अपने परिवार का सहारा नहीं था, वो उन तमाम लोगों के लिए एक उम्मीद बन गया जिन्हें उसने उस खौफनाक मंजर से निकालने की कोशिश की। इंसान जैसे अपने जिगर का टुकड़ा बिछड़ता है, तो अगर अपने जिगर को काटे तो कैसा जख्म महसूस होता है, ऐसा ही महसूस होता है जब वो बिछड़ा है हमसे, तो बहुत ही दुख तो बहुत महसूस होता है हमें कि उसका बिछड़ने का। पहलगाम आतंकी हमले से ठीक एक दिन पहले आदिल अपने घर से निकला था, ये कहकर कि घर के लिए पैसों का बंदोबस्त करके लौटेगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। बाईसरन घाटी में जब गोलियां चलनी शुरू हुई तो अफरा तफरी मच गई। ऐसे वक्त में आदिल ने खुद को छुपाने के बजाय लोगों को बचाने का रास्ता चुना। बताया जाता है कि उसने आतंकियों के सामने खड़े होकर बेगुनाहों को छोड़ने की गुहार लगाई। हालात इतने खतरनाक थे कि उसने एक आतंकी की बंदूक पकड़कर उसे रोकने की भी कोशिश की, ताकि और लोगों की जान बचाई जा सके। इसी हिम्मत की कीमत आदिल हुसैन शाह को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। यही वजह है कि भले ही आदिल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बलिदान की कहानी पूरे परिवार के लिए फख्र का सबब है। बहुत याद आ रही है कि उसने बहुत सारे लोग, वहाँ पे हजारों लोग थे, उनकी जानें बचाई, और जो 26 लोग वहाँ पे शहीद हो गए, उनके बदले में अपनी जान दे दी, अपनी जान की परवाह नहीं की। तो इससे तो फख्र ही महसूस होता है कि आदिल ने भी अपनी जान और अपने मुल्क और अपने मुल्क के लोगों के लिए दी। पहलगाम हमले के साल भर बाद आदिल की सिर्फ यादें ही नहीं, बल्कि उनकी कमी हर दिन महसूस की जाती है। उनका घर अब भी उसी सन्नाटे में डूबा है जहां कभी उनकी हंसी और जिम्मेदारियों की आहट हुआ करती थी। बूढ़े पिता सैयद हैदर शाह आज भी बीमार हैं, लेकिन अब दवाइयां लाने वाला बेटा नहीं है। माँ बेबी जान की आंखें दरवाजे पर टिकी रहती हैं, जैसे अभी आदिल लौट आएगा। जबकि छोटे भाई और बहनें अब भी उस सहारे को याद करते हैं जो हमेशा उनके साथ खड़ा रहता था।
रोज की छोटी छोटी जरूरतें अब बड़ी मुश्किल बन चुकी हैं, लेकिन इन मुश्किलों के बीच एक गर्व भी जिंदा है। ये गर्व उस बेटे पर है जिसने अपने परिवार से पहले इंसानियत को चुना। हमें उसकी बहुत याद आती है और जो बाकी लोग गुजर गए थे उनकी भी हमें ये सब है। हम फक्र करते हैं अपने आदिल भाई का कि उन्होंने इतने सारे लोगों की जान बचाई है, तो हम उसको फक्र करते हैं। इस घर की हर तस्वीर एक कहानी कहती है, उसके सपनों की, उसकी जिम्मेदारियों की, उसके उस आखिरी फैसले की जिसने उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले में आदिल चला गया, लेकिन उसका जज्बा, उसका हौसला और उसकी इंसानियत आज भी जिंदा है, हर उस दिल में जो बहादुरी की असली परिभाषा समझता है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन खबर आ रही है जिस में सड़क हादसा हुआ और अब मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तक 21 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है। अनियंत्रित होकर आपको बताएं कि गाड़ी पलट गई थी, बस पलट गई थी। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है, साथ ही साथ सीएम ने भी दुख जताते हुए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। मृतकों और घायलों के लिए जारी की गई मुआवजा राशि, साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। ये वही जगह है जहां पर यह हादसा पेश आया। उधमपुर सड़क हादसे के बाद आपको बताएं कि मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये वही बस है जो गहरी खाई में गिरी और जब गिरी रोड के इस ऊपर से आकर इस ओर, तो उसकी हालत किस तरीके से है आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऊपर का हिस्सा गायब है, सिर्फ और सिर्फ सीट नजर आ रही है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयानक यह हादसा था। बस कहा जा रहा है कि ओवरलोडेड थी और बस काफी तेजी गति से चल रही थी, यानी ड्राइवर बहुत फास्ट स्पीड से आगे की ओर इससे ले जा रहा था और कहा जा रहा है कि अब ड्राइवर का कंट्रोल खोने से ये हादसा पेश आया और बस खाई में गिर जाती है, जिसमें कई 100 से ज़्यादा लोग बताया जा रहा है कि सवार थे, जिसमें से अब तक मौत का आंकड़ा जो है 21 तक पहुंच चुका है और कई गंभीर रूप से भी घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरे हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख का इजहार किया है। साथ ही साथ सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी दुख का इजहार किया गया है और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। साथ ही साथ जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके लिए भी मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। उनको भी सहायता राशि दी जाएगी 50,000 रुपए की और जो घायल हैं उन्हें 20,000 रुपए और गंभीर रूप से घायल मरीजों को 50,000 रुपए देने का ऐलान सीएम की तरफ से किया गया है। ये आदेश दिए और साथ ही साथ इस पूरे घटना की जांच करने के लिए सख्त आदेश सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से दिए गए। ये बड़ा हादसा और 21 जानें इसमें तल्फ हो गई हैं, 21 लोगों की जानें चली गई। अक्सर और बेशतर हम देखते हैं पहाड़ों में इस तरह का हादसा होता है और हादसा ओवरलोडिंग की वजह से होता है और साथ ही साथ कई बार हम देखते हैं कि थोड़ी सी कोताही लोगों की लिए जानलेवा बन जाती है। वही इस पूरे केस में भी हुआ कि जितनी गुंजाइश नहीं थी उससे ज्यादा लोग बस में सवार थे और बस की स्पीड भी ज्यादा थी, जिसकी वजह से बस अनियंत्रित होकर पलट जाती है और 21 लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। रामनगर से एक बस जो है JK 14D 2121 जो है वो रामनगर से चलती है और यहाँ रोड मोड़ जो है, यहाँ पर ड्राइवर जो है अपना कंट्रोल जो है वो लूज है, जिसकी वजह से बस जो है नीचे गिरती है और उसी वक्त इसी सड़क पे एक ऑटो जो है वो चढ़ाई चढ़ रहा था, उसके साथ टकराती है। तो ऑटो का भी बड़ी मुश्किल से बचाव होता है और इसी एक्सीडेंट में जो है अभी तक हमारे पास 15 कैजुअल्टी रिपोर्ट हुई है। इंजर्ड को इमीडिएटली शिफ्ट किया गया उधमपुर हॉस्पिटल में, कुछ जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है रामनगर वहाँ शिफ्ट किए गए। तो मौके पर हमारे SHO, SDPO, SSP, अमृतपाल जी वो सब पहुँचे हैं मौके पर और सभी इंजर्ड को शिफ्ट किया गया है। आर्मी की जो टीम के पास ड्यूटी आई है, BSF का एक कंपोनेंट था यहाँ पर, उन्होंने मेडिकल किट लेके यहाँ पर इंजर्ड को ट्रीटमेंट दिया है और मैं यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो लोकल यहाँ के लोग हैं उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है पुलिस की। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर का ये हादसा, दर्दनाक हादसा जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, मरीजों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। सुरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि
कितनी भयानक ये सड़क हादसा है। 21 लोगों की मौत का आंकड़ा अब तक सामने आया है और कहा जा रहा है कि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। और क्या ये गाड़ी रास्ते से अब तक हटा ली गई है, क्या है जानकारी, कितने बजे का वाकया है और जो मरने वाले जो मृतक हैं उनका ताल्लुक कहां से है, क्या जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर? देखिए, ये सुबह 9:30 बजे के करीब ये एक बड़ा हादसा होता है। इसमें 21 लोगों की जानें जो हैं अभी तक इसमें चली गई हैं और 57 लोग इसमें जो है इंजर्ड हुए हैं। इन सब लोगों का ताल्लुक जो कम, क्योंकि खासकर ये गांव से बसें आती हैं दूधा इलाकों से, और इस जगह जो एक्सीडेंट हुआ है ये एक पुकोट जगह है और ये रामनगर से भी पीछे गांव से बस आ रही थी, तो इसमें काफी सवारी भी थी और ये गाड़ी जो है एक बड़ी खाई में गिरी है और इसको काफी उसमें जो इंजर्ड लोग थे उनको भी काफी चोटें आई थी और उस वक्त से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन उस इलाके में चलाया गया था। वहां पे पुलिस के सीनियर अधिकारी और सतीश शर्मा जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं और उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सब लोगों ने इस पे काफी दुख का इजहार किया है और लगातार उस इलाके में काफी 2 घंटों के बाद जो उस रोड को जो था वो खोल दिया गया था और अभी जो पेशेंट्स है अभी डिल्लू जो हैं वो सेक्रेटरी हैं वो अभी यहाँ हॉस्पिटल पहुंचे हैं मरीजों का हाल जानने के लिए। लगातार तब से लेके अभी तक जो बड़े अधिकारी हैं और लगातार जो हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है। जी, क्या कई गंभीर रूप से मरीजों को रेफर करने की भी बात सामने आई है कि जीएमसी जम्मू ने रेफर किया जाएगा या कर दिया गया है? अभी तक तो यहाँ से सिर्फ 2 लोगों को जो था यहाँ से रेफर जम्मू के लिए किया गया है। बाकी जो हॉस्पिटल रामनगर और हॉस्पिटल उधमपुर में इनका इलाज चल रहा है। लगातार जो अभी हमारी बात हुई है आचार्य डुल्लू की, तो उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पे अभी एडमिट हैं उनकी हालत बिल्कुल थोड़ा सा खतरे से बाहर है और बाकी लगातार जो है उन पे डॉक्टरों की टीम जो है वो लगातार जो उनका इलाज कर रही है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तकरीबन सुरेंद्र ने बताया कि तकरीबन 9 बजे ये हादसा पेश आता है और अनियंत्रित होकर बस गहरी खाई में गिर जाती है और इस बस में बताया जा रहा है कि तकरीबन 80 से 100 के बीच लोग सवार थे। 21 लोगों की मौत हुई है और 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। कई की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। 2 लोग जीएमसी जम्मू रेफर भी कर दिए गए हैं। ये वही जगह है जहां पर यह हादसा हुआ और कहा जा रहा है कि तकरीबन 2.5 घंटे तक इस रास्ते पर आवाजाही बंद थी और सीएम ने आपको बताएं मुआवजे का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे मामले पर दुख का इजहार किया है। वो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है जिसके जरिए उन्होंने इस पूरे हादसे पर दुख का इजहार किया है। वहीं उधमपुर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गहरा दुख व्यक्त किया है। नौशहरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भी उन्होंने इस हवाले से आपको बताएं कि इजहार व्यक्त किया है। तो अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। सुबह तकरीबन 9 बजे का ये पूरा मामला है। मुआवजे का ऐलान हो चुका है। मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए और साथ ही परिजनों के लिए, मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए का ऐलान सीएम की तरफ से किया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50,000 रुपए का ऐलान किया गया। इससे पहले आपने भयावह तस्वीरें देखी हैं और बस के परखच्चे उड़ गए थे। ये बस का फ्रंट एरिया है। बस की छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और बस का ऊपरी भाग ये पड़ा हुआ है। मतलब कितनी स्पीड में जैसे ही वो बस गिरी होगी, आप देखिए तस्वीरें कि कैसे वो ऊपर से पलटती हुई बस यहाँ पर नीचे आई और ये तस्वीरें देखी। सबसे ज़्यादा दर्द देने वाली तस्वीरें आप यहाँ आइए, पास से दिखाने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा ये तस्वीरें हमें यहाँ पर दर्द दे रही हैं। किसी का दूध है, किसी का बर्तन है, कोई अपने बच्ची मायके जा रही होगी, कोई मायके से बच्चे ससुराल आ रहे होंगे, कोई छोटे बच्चे को लेकर अस्पताल जा रहा होगा, कोई नौकरी पे जा रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात ये सामने आई कि एक गर्भवती महिला भी इसमें मौजूद थी जिसमें मौके स्थल पर मौत हो गई है। छोटा नवजात शिशु था, उसकी मौत हो गई है। टोटल 21 लोगों की मौत हुई है, 61 घायल हुए हैं। 82 लोग थे और 42 सीट ये बस थी, मतलब 40 लोग इसमें ज्यादा बैठे हुए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डबल जो कैपेसिटी में यहाँ पर यात्री सफर कर रहे थे और इसका कसूर
कसूरवार आखिर कौन है। और ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये हालत इतनी ज़्यादा दर्दनाक है, देखने से ही एक डर महसूस हो रहा है कि कैसे हादसा हुआ होगा, कैसे बस पलटी होगी, कैसे लोग नीचे आए और आखिरकार उनकी मौत होगी। कुछ लोग स्थानीय यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, हम देख रहे हैं कि बहुत ही दुखद तस्वीरें यहाँ पर हमने देखी और ये ब्लाइंड मोड़ है, मतलब इतने खतरनाक मोड़ है। क्या पहले कभी तो ऐसा हादसा तो नहीं हुआ? पहले भी काफी हो चुके हैं, 3-4 एक्सीडेंट हो चुके हैं। 3-4 ऐसे बड़े हादसे हुए? बड़े हादसे हुए हैं ऐसे ही। पहले भी एक गाड़ी गिरी थी, वो 96 की बात है जी जी। तो ऐसा ही हादसा हुआ था, उसमें भी ऐसे ही लोग मर गए थे, कोई 50 के करीब। कोई बदलाव आया उसके बाद यहाँ पे? उसके बाद बदलाव कुछ नहीं आया, जैसे मोड़ थे वैसे ही रखे, थोड़ी सड़क तो चौड़ी की, लेकिन मोड़ का कोई हल नहीं किया। मोड़ जितने थे उतने ही रखे, मोड़ पे जगह कम है, दूसरी गाड़ी आती है, दूसरे गाड़ी वाले ज्यादा स्पीड में आते हैं, सवारी ज्यादा बैठा लेते हैं। बिल्कुल। फिर जहाँ देखिए जहाँ हमने देखा कि एक तरफ हम हाईवे बढ़ा रहे हैं, जम्मू से श्रीनगर तक हमने कई किलोमीटर तक कम कर दिया सरकार ने, हाईवे लंबे लंबे बड़े बड़े कर दिए, चौड़े कर दिए ताकि हादसे ना हो। इतनी पहाड़ियां काट के भी सड़कें बनी, लेकिन ये सड़क ठीक नहीं हुई। क्या कहेंगे आप? सही बात है, ये तो ठीक होने चाहिए थे। जैसे रोड तो बन गया, मोड़ तो बड़े बड़े होने चाहिए थे ना, उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। ये छोटे छोटे मोड़ है ना। तो आपने कभी किसी से शिकायत की कि यहाँ पर रोड थोड़ी बड़ी की जाए? कुछ बहुत शिकायतें की, इधर कोई सुनता ही नहीं है। तो देखिए, ना सुनने की ये वजह बनी है कि कई लोगों की यहाँ पर जानें चली गई हैं। 21 लोग, मतलब कुछ चंद सेकंड्स में 21 लोगों की जानें चली गई हैं। 61 जो घायल हुए हैं उनमें भी कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हो सकता है ये आंकड़ा बढ़े, क्योंकि घायलों को एयरलिफ्ट कर जम्मू के जीएमसी, जो कि सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर एयरलिफ्ट कर शिफ्ट किया गया, वहां पर उनका इलाज जारी है। दुखद एक बड़ा हादसा, एक बार नहीं 1996 में भी ऐसा ही दुखद हादसा हुआ था, बस यहीं से पलटी थी, लोग मरे थे। लेकिन बदलाव क्या आया? सिर्फ सड़क चौड़ी हुई, लेकिन उसके बाद पहाड़ियां काटने की जो डिमांड थी लोगों की, वो पूरी ना हुई। आज हर गाँव के लोग यहाँ पर रो रहे हैं। हम देख रहे थे कि यहाँ पर एक के बाद एक एम्बुलेंस जो कि लाशों वाली थी उनके घर तक पहुंच रही थी। बहुत दुखद भयावह माहौल हमें देखने को मिला। कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, उधमपुर रामनगर हाईवे। उधमपुर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गहरा दुख जताया है। नौशहरा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान कहा कि इस घटना की गहन जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने भरोसा दिलाया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत उचित कदम उठाए जाएंगे। उधमपुर में गाड़ी का हादसा हुआ है, बहुत सी कीमती जानें जो हैं वो हम खो चुके हैं। मुझे उस बात का बेहद अफसोस है। मैं अपने तरफ से अपने साथियों के तरफ से उनके साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करता हूं। अब मालूम पड़ेगा ये हादसा क्यों हुआ, इसमें कहां पे लापरवाही हुई है, और अगर इसमें हुकूमत को कोई कार्रवाई करनी होगी हम ज़रूर कर लेंगे। उधमपुर हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस हादसे पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने गहरा शोक प्रकट किया। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों के मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए और अन्य घायलों को 25,000 रुपए देने की सहायता के तौर पर देने की कोशिश की जाएगी। और इस तरह से लोगों के लिए ये सहायता राशि का ऐलान किया गया है। पहलगाम हमले को साल भर पूरे होने को हैं। हमले से जुड़ी तस्वीरें एक भयानक याद की तरह हैं, जिसकी पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ी, मगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पहलगाम हमले की बरसी से पहले बड़ा पर्दाफाश हुआ है। बलूचिस्तान में सक्रिय हुआ लश्कर का नया नेटवर्क। कराची बलूचिस्तान बॉर्डर पर नए लॉन्च पैड तैयार कर दिए गए हैं। आतंकियों को तैराकी और स्क्यूबा की ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। समुद्री रास्तों से 26/11 जैसे हमले की साजिश रची जा रही है। सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के बाद लश्कर ने कराची बलूचिस्तान बॉर्डर के पास समुद्र तट से महज 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर नए लॉन्च पैड तैयार करने के आदेश कर दिए हैं, आदेश दे दिए हैं और ये तैयारी भी शुरू हो गई है। यही नहीं, संगठन अब अपने आतंकियों को तैराकी और स्क्यूबा डाइविंग की विशेष ट्रेनिंग दे रहा है। इन गतिविधियों को देखते हुए एजेंसियों को आशंका है कि लश्कर 26/11 मुंबई हमलों जैसे समुद्री हमले की साजिश रच रहा है। इस बीच अप्रैल के दूसरे हफ्ते में लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी का बलूचिस्तान के क्वेटा दौरा भी कई सवाल उस पर खड़े करता है। खुफिया इनपुट्स ये भी हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI लश्कर को बलूचिस्तान में मजबूत करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रही है। एक तरफ ये संगठन अपने ढांचे को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर समुद्री रास्तों के जरिए भारत को निशाना बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है।
पहलगाम हमले की बरसे पर सामने आई ये जानकारी इस बात का संकेत है कि क्षेत्र में आतंकी खतरा केवल बना ही नहीं हुआ है, बल्कि नए रूप में और अधिक खतरनाक हो रहा है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि क्या ये गतिविधियां सिर्फ नेटवर्क विस्तार तक सीमित रहती हैं या फिर किसी बड़े हमले की साजिश का हिस्सा बनती हैं। और पहलगाम आतंकी हमले के 1 साल बाद भी दर्द कम नहीं हुआ है। न्यूज़ 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर चश्मदीदों से बातचीत की है, जिनमें पोनी एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल वहीद वानी भी शामिल हैं। वानी उस दिन खौफनाक मंजर को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं। वानी ने बताया कि दोपहर तकरीबन 3:10 पर वो मौके पर पहुंचे, जहां एक जगह पर 7 से 8 लाशें थीं। उन्हें एक घायल व्यक्ति भी दिखा, जिसे उन्होंने तुरंत उठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया था। 3:10 पर अब्दुल वहीद वानी एक पोनी वाला पोनी सदर वहां पर पहुंचता है रेस्क्यू के लिए, इंसानियत के लिए, और वहां से डेड बॉडीज को निकालता है। और डेड बॉडीज के बीच में वो एक ऐसे टूरिस्ट को पाते हैं जो जिंदा था। उसे बचाने के लिए इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और बिल आखिर उसे रेस्क्यू करके उसकी जान बचाई। मेरे साथ सीधे तौर पर अब्दुल वहीद वानी है, वही शख्स जो वहां पर उस वक्त पहुंचा था। सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह का मंजर था, किस तरह से आप वहां पहुंचे, कब आपको कॉल आई और किस तरह से आपको महसूस हुआ वो जो बंदा है वो जिंदा था। देखिए, मैं आप जो वो भयानक मंजर था, अब मैं वो बुलाना चाहता हूँ, अपने जहन से डिलीट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो ही वो याद आ रहा है तो हमारी नींदें उड़ जाती है। तो जो ही मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे ये फख्र महसूस हुआ कि मैं वहाँ गया उस टाइम, जो मैंने इंसानियत की खातिर वहाँ पे काम किया, तो वो मैंने अब काबिल समझा कि मैंने ठीक ही काम किया। क्योंकि मैं जो ही वहाँ पहुँचा, वहाँ औरतें थी, बच्चे थे, तो मैंने उनको पहले हौसला दिया। मेरे साथ वो सज्जाद था, उसके बाद में रईस आया और पुलिस एसएचओ साहब की क़यादत में आई वहाँ पे रियासत जो था। तो हमने सबसे पहले ये कोशिश की, वहाँ पे जो ज़ख्मी थे हमने उनको बचाने की कोशिश की। तो उनमें से मैंने एक साथ ही लगभग 8 डेड बॉडियाँ देखी। तो मैंने एक को देखा तो मैंने समझा शायद ये जिंदा है, तो मैंने उनको हिलाया तो उनके आँखें खुल गई। तो उसने बोला मुझे क्या हुआ, मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मैंने उसको कोशिश की बाहर निकालने की। जब मैंने बाहर निकाला तो मैंने उसको अकेला उठा ना सका, वो महाराष्ट्र का था। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ये भयानक मंजर जो है आप अपने जहनों से मिटाना चाहते थे, क्योंकि काफी इम्पैक्ट किया होगा उस मंजर ने आपको। देखिए, आपको ये पता है कि जहाँ पे 26 डेड बॉडियाँ होंगी तो क्या हाल उधर होगा। तो वो मैं बुलाना क्यों चाहता हूँ कि जहन में जब आता है तो पूरा असर पड़ता है मेरे जहन पे भी, तो इसलिए मैं बुलाना चाहता हूँ। वो मैंने ऊपर वाले से हर टाइम ये दुआ किया कि अब ना वो भयानक मंजर इस पहलगाम सेफ जगह होना चाहे, ना मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो सबसे बड़ा भयानक मंजर पहलगाम में था।